तो बच्चों आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आपने देखा पिछले चैप्टर्स में, इस चैप्टर के जो पहले पार्ट में मैंने आपको केवल मैथमेटिकल टूल्स यानी कि दो चीज़ें सिखाई थी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। उसकी प्रैक्टिस करते रहो। जितना मैंने बताया फिजिक्स में उतना ही यूज़ आता है, उससे ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ नहीं आएगा। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आपको ये वीडियो भी लास्ट तक देखनी है ध्यान से। सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स, जो ये यूनिट का नाम है। काइनेमेटिक्स होती क्या है? तो काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है बच्चों ये, इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसकी स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर, इस ब्रांच के अंदर। ठीक है। अब काइनेमेटिक्स जो है वो काइन प्लस मैटिक्स से बना हुआ है। काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स मतलब ये है मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा ओवरऑल कि हम इसमें मोशन की स्टडी तो कर रहे हैं, स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडी, बट विद द यूज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर्मूला, विद द यूज ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। मतलब कि अभी आपने जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा था और भी कुछ मैकेनिक्स के फॉर्मूले जो इसमें यूज आते हैं, उन फॉर्मूलों से हम किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करेंगे इस यूनिट के अंदर। ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई काइनेमेटिक्स की, ये काइनेमेटिक्स होती क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पोजीशन ऑफ अ बॉडी। तो इस नेक्स्ट टॉपिक में अब हम ये बात करेंगे कि जो बॉडी होती है उसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। पोजीशन ऑफ अ बॉडी, कोई भी बॉडी हो उसकी पोजीशन टू टाइप्स की होती है। एक होता है उसका रेस्ट पोजीशन। कोई भी बॉडी रेस्ट में कैसे कहलाती है वो हम समझेंगे। पहले मेरा एक एग्जांपल दो कि एक ट्रेन चल रही है। एग्जांपल का एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना। एक ट्रेन यहाँ पर चल रही है, यहाँ विंडो है उस ट्रेन की और यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। इस विंडो में से दो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक यहाँ बैठा हुआ है और एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। और एक यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। ये 1, ये 2, ये 3 ट्रेन है। ट्रेन में विंडो में से दो व्यक्ति दिख रहे हैं, 1, 2 किसको दिख रहे हैं? थर्ड को। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो 1 है उसकी पोजीशन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 1 की पोजीशन बताओ। मैं दो ऑप्शन देता हूं, ये रेस्ट में है या मोशन में है। अब आप में से कुछ बच्चे पता है क्या कहेंगे कि सर मोशन में है, कुछ बच्चे क्या कहेंगे सर रेस्ट में है। पर एक्चुअली रेस्ट और मोशन की जो पोजीशन होती है ये किसी के रेस्पेक्ट में ही निकाली जाती है। तो आप सबसे पहले ये मत बोलो कि ये मोशन में है या किस में है, आप ये बोलो सर किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू हूम, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो आप। अब मेरा तो क्वेश्चन ही अधूरा था। मैंने तो सिर्फ ये पूछ लिया कि फर्स्ट की पोजीशन बताओ, पर ये नहीं बोला कि किसके रेफरेंस में बताओ या किसके रेस्पेक्ट में बताओ। हाँ, इसके दो आंसर हो सकते हैं। अगर मैं कहता हूं विद रेस्पेक्ट टू के रेस्पेक्ट में, तो जब आप ट्रेन में बैठते हो आपके सामने कोई बैठता है तो आपको कैसा लगता है कि वो रेस्ट में है। किसमें है? वो रेस्ट में। अगर मैं इसी का आपसे पूछता कि इसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू 3 बताओ, तो 3 कौन है? जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये तो स्टेबल है और ट्रेन आगे से निकल गई। तो फिर इसके रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट की पोजीशन होगी वो क्या होगी? मोशन में होगी। ठीक है। तो यहां इस एग्जांपल से हमें यह समझ में आता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है, लेकिन हमें सबसे पहले ये पूछना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो उसकी पोजीशन। तो पोजीशन हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में निकलती है। तो दो कंडीशन हमें यहाँ मिल सकती है, रेस्ट और इसकी। यूनिवर्स में हर चीज मोशन में है। वैसे तो देखा जाए ये कहा जाता है कि कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है, चाहे वो सन हो, गैलेक्सीज हो, ठीक है, मिल्की वे हो, कुछ भी हो, वो सब
मूव हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी अब हम इसकी डेफिनेशन अगर बनाएं कि रेस्ट पोजीशन क्या होती है, तो हम लिखेंगे इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम फॉर एनी अदर बॉडी, कोई भी अदर बॉडी है उसके साथ, टाइम के साथ, टाइम भी लगाना पड़ेगा, अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती है, देन दिस बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन। तो हम क्या कहेंगे, ये बॉडी कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन। तो क्लियर है कहानी। अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ और किसी अदर बॉडी के साथ अगर वो चेंज नहीं हो रही है, देन वी कैन से दैट दिस बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन। सेकंड आता है मोशन। अब बॉडी मोशन में क्या होगी, तो बॉडी बच्चों मोशन में जब आती है, इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस, जब बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम फॉर एनी अदर बॉडी, देन दिस बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब ये मोशन में आ गई, तो क्लियर है। तो मोशन में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप दो जने बैठे हुए हो पास पास, अब मैं पूछता हूं बताओ आपके सामने जो बैठा है वो रेस्ट में है या मोशन में, तो आप कहोगे रेस्ट में है। लेकिन अगर हम अर्थ के बाहर जाके देखते तो पूरी अर्थ रिवॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब बाहर से अगर उसको देखा जाए तो वो भी मोशन में दिखाई देगा, जो आपके सामने बिल्कुल आपको लग रहा है कि रेस्ट में बैठा है। पर अगर हम अर्थ से बाहर चले जाएं और बाहर जाके देखें तो अर्थ रिवॉल्व भी हो रही है और रोटेशन भी हो रहा है, उसका दोनों काम हो रहे हैं, तो उसकी पोजीशन रेस्ट में नहीं है एक्चुअली देखा जाए बाहर से, तो वो भी अर्थ के साथ साथ रिवॉल्विंग मोशन या रोटेटरी मोशन कर रहा है। तो बच्चों ये रेस्ट और मोशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से पोजीशन को डिफाइन किया जा सकता है। अब बच्चों ये हमने देखा कि चेंज हो रहा है बॉडी का, तो अब इस चेंज को बताने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसमें तीन एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस होती है, वाई होती है और एक इसके परपेंडिकुलर होती है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ये होती है जेड। लेकिन हम बना नहीं सकते बाहर, मैं बाहर तो लाइन खींच नहीं सकता ना, तो इसको बनाया ऐसे जाता है, पर एक्चुअली जेड होती है बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस तरीके से ये तीन एक्सिस होती है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है, ये है क्लॉकवाइज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। जनरली हम जो यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे, क्लॉकवाइज वाला, और आपको पता होना चाहिए दो तरीके के होते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये बनाया क्यों गया है, ये बच्चों इसीलिए बनाया गया है कि हम ये पता लगा सकें कि कोई भी बॉडी पोजीशन कैसी है उसकी बॉडी की, अगर वो रेस्ट में है तो कैसे इससे पहचानेंगे, और अगर वो मोशन में है तो कैसे इससे पहचानेंगे, ये है बात। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे रेस्ट पोजीशन को आप पहचानना चाहते हो तो रेस्ट में तो क्या है, जैसे मान लो समझो बात को कि मान लो मैं यहाँ पर हूँ, ओरिजिन पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और मान लो ये जो बोर्ड है ये यहाँ लग रहा है, व्हाइट बोर्ड, अब मैं ये खड़ा हुआ, ये ओरिजिन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये बोर्ड मेरे सामने लग रहा है। क्या इस बोर्ड की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है? कैसे पता चलेगा? इसका ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये तो इसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया, ये इसका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया, और कोई और भी हो सकता है, जेड पे ही हो। तो जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ये तीनों अगर सेम रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, तो हम बोलेंगे ये बॉडी कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। किसके रेस्पेक्ट में? मेरे रेस्पेक्ट में। तो मुझे कहाँ पे खड़ा कर दिया गया? ओरिजिन पॉइंट पर, और इस ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस बॉडी की ये देखा गया कि कोई कोऑर्डिनेट चेंज तो नहीं हो रहा है। तो जब विद रेस्पेक्ट टू टाइम तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर कांस्टेंट रहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बॉडी कैसे थी? रेस्ट में थी।
तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही इसको बता पाता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो रेस्ट की बात तो मैंने आपको बता दी। अब इसी के बेसिस पर मोशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनो। तो मोशन एक तो है 1D मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन। अब समझना ये क्या होता है। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और मैं कहाँ पे खड़ा हुआ था, ओरिजिन पर। अब कोई एक बॉडी है, ठीक है, यहां पर थी t1 टाइम पर, और मैंने देखा t2 टाइम पर ये यहां से यहां पर आ गई। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपने देखा ये बॉडी यहां से यहां पे आ चुकी है। अब यहां से मैंने इसका देखा पहले y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट तो इसका चेंज नहीं हुआ, y कोऑर्डिनेट इसका चेंज नहीं हुआ। और x देखें, इस पोजीशन a पर x था यहाँ, और पोजीशन b पे आते ही x कोऑर्डिनेट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया x2। तो हमने देखा एक कोऑर्डिनेट x y और z इसका 0 है, क्योंकि अभी ये प्लेन में बनाया है मैंने। अभी मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कहाँ बनाया, एक प्लेन में। तो प्लेन देखो ये होती है z एक्सिस, तो जब ये प्लेन से बाहर आएगा तो z मिलेगा, प्लेन के अंदर रहेगा तो z 0 रहेगा। तो अभी मैंने z इसको माना है और इसको प्लेन में बनाया है, तो ये मान के चलना z क्या था, 0। तो अभी मेरे पास देखो z तो इसमें भी 0 था, इसमें भी 0 था, y इन दोनों में सेम था, लेकिन चेंज हुआ केवल एक कोऑर्डिनेट, वो था x। तो अगर x और y और z एनी वन कोऑर्डिनेट changes with respect to time, शॉर्ट में लिखता हूं respect to time, then this motion is called one dimensional motion। कोई भी एक कोऑर्डिनेट x हो या y हो या z हो, अगर वो with respect to time चेंज होता है तो हम कहेंगे कि बॉडी किसमें थी, बॉडी थी 1D मोशन कर रही थी। तो 1D मोशन का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो जितने भी लीनियर मोशन होते हैं वो सारे 1D होते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये रहा स्ट्रेट लाइन, मतलब कि हम इस चैप्टर में कौन सा मोशन पढ़ने वाले हैं, 1D मोशन। क्लियर है ना बात, इस चैप्टर तक आ गए ना आप। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ने वाले हो। क्यों, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन होता है तो इन तीनों में से कोई भी एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, बाकी दोनों कांस्टेंट रहते हैं, और ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। तो इस चैप्टर का तो 1D है, आगे वाले चैप्टर में हम 2D पढ़ेंगे और 3D पढ़ेंगे। तो 2 डायमेंशनल क्या होता है वो बात कर लेते हैं। तो 2 डायमेंशनल में मान लो ये बॉडी यहाँ पर थी और इसके दो कोऑर्डिनेट थे x1 y1 और z1 था 0। अब ये बॉडी यहाँ से ट्रेवल करते 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 यहाँ पहुंच गई बी पॉइंट पर, ठीक है। तो बी पॉइंट पर क्या इसका x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर। क्या इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, आप कहोगे हाँ सर ये भी हो गया। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि इस बॉडी का, अच्छा z चेंज हुआ क्या, आप कहोगे सर z तो अभी भी 0 है। क्यों है 0, क्योंकि ये बाहर नहीं आई बोर्ड से या अंदर भी नहीं गई, ये बोर्ड ही बोर्ड पर करती रही मोशन। अगर ये बाहर आ जाती या फिर बोर्ड के अंदर घुस जाती तो z कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता, पर ये बोर्ड ही बोर्ड पर करती रही मोशन, इसलिए z तो वहां पर भी 0 ही मिलेगा, यहाँ पे भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं आ जाता पॉइंट निकल के तब तक z कोऑर्डिनेट 0 होता है। कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए, 2 कोऑर्डिनेट। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बनेगा, x y या फिर y z और या फिर x z, कोई भी दो, एनी 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज with respect to time, then the motion is called 2D motion। 2D मोशन लीनियर नहीं होता। अभी ये मेरा पेन जो चल रहा है ना, ये पेन जो चल रहा है ऊपर नीचे, ये भी 2D मोशन है। 2D मोशन होता है कोई, इसका एग्जांपल वो सभी एग्जांपल होंगे जो कि मोशन किसमें होंगे, प्लेन में होंगे, किसी प्लेन में अपन चलते हैं। तो एक तो अपन सीधे चले, ये तो 1D मोशन है, लेकिन हम कैसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, इधर उधर सब जगह चले, तो ये 2D मोशन होता है। ठीक है, 2D मोशन किसमें होता है, प्लेन में होता है।
कोई भी बॉडी जब प्लेन में चलेगी तो उसको हम बोलेंगे 2D मोशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। ये दोनों 2 डायमेंशनल होते हैं। एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखो पहले, ये देखो ये और ये। अच्छा सर्कुलर मोशन है अगर ये, तो अगर मैं यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दूँ और मैं फिर देखूँ कि बॉडी यहाँ से चली थी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गई थी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गई थी, तो देखो इसके 2 कोऑर्डिनेट रेगुलरली चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसके लगातार चेंज हो रहे हैं, पर जेड तो कितना है 0, क्योंकि ये बॉडी बाहर नहीं आ रही ना अंदर जा रही। तो जेड कोऑर्डिनेट पूरे मोशन में कितना है 0, इसलिए जेड तो कांस्टेंट है, बाकी 2 बदल रहे हैं एक्स और वाई। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा मोशन 2D, 3D नहीं कहलाएगा। सर्कुलर मोशन हमेशा 2D होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जैसे इस पेन को मैं ऐसे करके फेंक दूं, तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। जो मिसाइल वगैरह लॉन्च की जाती है ना, वो सब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ये ऐसा, इस पूरे मोशन में भी केवल 2 ही एक्सिस काम में आती है, एक्स और वाई। जेड एक्सिस काम में नहीं आती, जेड कोऑर्डिनेट इसमें 0 होता है। तो ये मोशन भी कैसा है 2D, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन ही, ये भी प्लेन में हो रहा है। सर्कुलर मोशन भी प्लेन में ही हो रहा था। प्लेन से बाहर अगर आगेपन आ गए तो फिर वो 3D मोशन हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा वही है कि कैसे बाहर आएंगे अब हम 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। अब क्या हुआ, ये चलते 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 अगर बाहर आ जाती बॉडी, तो बाहर आते ही एक्स और वाई तो चेंज हो ही रहा है, साथ में बाहर आते ही जेड भी चेंज हो जाता। तो अगर तीनों के तीनों चेंज हो गए, एक्स वाई एंड जेड, all three coordinates change with respect to time, then the motion is said to be in 3-dimensional motion. ये मोशन इन स्पेस, ये होता है स्पेस में, आकाश में। जैसे मान लो अब आकाश में क्या क्या हो सकते हैं, पतंग उड़ रही है, मोशन ऑफ अ काइट, पतंग उड़ रही है उसका मोशन हो गया, ठीक है। और आपका किसी मॉस्किटो का मोशन हो गया, जब मच्छर भागेगा तो इधर उधर हर जगह भागेगा, तो वो सारे मोशन। और एक हो गया मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, किसी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंटेनर लिया, उस कंटेनर में गैस को फिल कर दिया, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी हर जगह भाग सकते हैं। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 3-डायमेंशनल मोशन। तो आपको मेरे ख्याल से पूरी बात समझ में आ गई होगी। रेस्ट पोजीशन क्या होती है, मोशन की पोजीशन क्या होती है, और कितने टाइप का मोशन है, 1D 2D एंड 3D। इस चैप्टर में हम कौन सी बात कर रहे हैं, 1D मोशन की। स्ट्रेट लाइन में जो भी होंगे वो सारे 1D होंगे, जो प्लेन में होंगे वो 2D होंगे, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन आ जाता है। और 3D होते हैं जो तीनों एक्सिस पर होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है, वाई भी चेंज होता है और जेड भी चेंज होता है, वो स्पेस में होते हैं, ठीक है, ओपन में, ठीक है। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि लीनियर ही जाना है या केवल प्लेन में ही जाना है, वो कहीं भी किसी भी एक्सिस पर मोशन हो सकता है। जैसे कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, अब जो मॉलिक्यूल होता है गैस का, वो तो क्या करता है, फ्री होता है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। तो आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ मैं, तो आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कंटेनर में कहीं भी जा सकता है, इसलिए वो कैसा मोशन हो जाता है, 3D मोशन। तो ये है बच्चों 3D मोशन के बारे में, 1D 2D एंड 3D। अब इसमें बच्चों 2 टॉपिक आते हैं, एक तो डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये हमारा अगला टॉपिक आ गया। हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अगर मैं फर्स्ट बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लो कोई ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, कोई भी बॉडी पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और किसी पाथ को फॉलो करते 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 बी पर आ जाती है, ठीक है। ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ मोशन, ठीक है, एंड दिस इज द रियल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, और बी इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन।
यहाँ पर मोशन खत्म हो गया। अब बात करते हैं डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ रियल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यही होती है डिस्टेंस, और कुछ नहीं होती। जैसे आप घर से मान लो स्कूल जाते हो, तो घर से स्कूल गए, आपसे कोई बोलता है भैया कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आए, तो आप बोलोगे 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितनी भी है। तो वो क्या था जो आपने बताया, जिस सड़क से होते हुए आप आए हो उस सड़क की लेंथ थी वो। तो क्या होता है डिस्टेंस, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ रियल पाथ जिस फॉलोड बाय द बॉडी। जो भी बॉडी चलती है तो जिस पाथ से होते हुए आती है उस पाथ की लेंथ को मेजर कर लो तो आपको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस जो हमारी गाड़ी में ऑडोमीटर होता है वो डिस्टेंस को ही बताता है। गाड़ी में हमारे आते हैं ना किलोमीटर्स, जैसे किसी की गाड़ी में लिखा है 2369.5, तो ये मतलब उसकी गाड़ी इतना चल चुकी है, 2369.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है उस व्यक्ति की गाड़ी। इस वाले मीटर को क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा डिस्टेंस जब एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो डिस्टेंस कैन बी डिक्रीज हो सकता है, ऑलवेज इंक्रीजेज, हमेशा इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा। दोनों में से क्या ऑप्शन चूज करोगे। जब आपने मान लो मोशन स्टार्ट कर दिया इस बंदे ने, अभी घूमता घूमता इधर आ रहा है, ठीक है, इधर से मान लो ए पे आ गया डायरेक्ट, तो बताओ डिस्टेंस उसका बढ़ा या कम भी हुआ। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस मोशन स्टार्ट होने के बाद हमेशा बढ़ता है। आपका ऑडोमीटर कभी पीछे भी जाता है क्या, या हमेशा आगे जाता है। ऑडोमीटर की रीडिंग देखना कभी पीछे नहीं जाएगी, वो हमेशा प्लस होती जाएगी चाहे कहीं भी जाओगा। तो जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी एसआई यूनिट मीटर हो सकती है अगर हम एसआई की बात करेंगे, और सेंटीमीटर होगी अगर हम सीजीएस की बात करेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये छोटी छोटी बातें किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में। अब अगर हम बात करेंगे भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझो। क्या ये डिस्टेंस से कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है। ये होती है, अगर मैं 2 वर्ड्स में आपको बताऊं, ये होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, ए और बी 2 पॉइंट है। अब मैं कहूं कि आपको तो ए से बी तक सबसे छोटे से छोटी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए पहुंचना है, तो आप क्या होगे, सर सीधे चले जाओ, कहीं मत मुड़ो। अगर आप सीधे चले गए तो ये शॉर्ट रास्ता है ए से बी तक पहुंचने का, सबसे छोटा रास्ता। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल की है ना आपने, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक्चुअली है। जब आपने इनिशियल से फाइनल की तरफ एक वेक्टर बनाया, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसकी जो लेंथ होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, लेंथ, या फिर आप इसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो, लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब आपको क्लियर हो गई होगी बात कि डिस्टेंस होता है ये पाथ जो आपने ट्रेवल किया था उसकी लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां की तरफ ड्रॉ किया जाता है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द मोशन एंड बी इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन। कैसी क्वांटिटी आई फिर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है ना, किस तरफ चल रहे थे आप, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये जीरो कब होता है डिस्प्लेसमेंट, मान लो किसी व्यक्ति ने ए से चलना प्रारंभ किया और चलता 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 वापस ए पर आ जाए, तो इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही खत्म हो गया। तो जब ये जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, जीरो। तो ऐसी कंडीशन में जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ठीक है। तीसरी बात यह कि डिस्टेंस बड़ी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से,
जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, डिस्टेंस बड़ी हो सकती है किससे? डिस्प्लेसमेंट से बिल्कुल हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या डिस्टेंस इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के? बिल्कुल हो सकती है। क्यों होगी इक्वल और कब होगी? स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा जब कोई भी, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। मान लो मैं ऐसे चलूं और बिल्कुल सीधे 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 चलूं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरा सेम आएगा। तो स्ट्रेट लाइन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उस स्ट्रेट लाइन वाले मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, कभी भी ये जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो जीरो क्यों कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो कैसी थी? स्केलर थी, वो हमेशा बढ़ती है। डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है मोशन के बाद, पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज कब होगा? अगर इनिशियल पॉइंट से दूर जाएगी बॉडी, दूर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, पास आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और जब उसी पॉइंट पे आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज भी हो सकता है, पास आओगे उस इनिशियल पॉइंट के तो डिक्रीज भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इसकी एसआई यूनिट वही है मीटर, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, और जनरल यूनिट जो हम काम में लेते हैं वो किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारी बात है आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, दोनों बहुत अच्छी क्वांटिटीज हैं। हम पहले सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और समझेंगे इसके न्यूमेरिकल किस किस तरीके के आते हैं। ठीक है।